चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बीकॉम सेकेंड ईयर का जो बैच चल रहा है अपना, उसमें फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था? पिछले वीडियो में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पढ़ाया था कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो फॉर्मेट हमने आपको पढ़ाया था और उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन को सेट करके बनाना है और कुछ नहीं करना है। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो पार्टनरशिप में पढ़ा था। तो पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट हमने पढ़ा, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर बैलेंस शीट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। कहीं पर नहीं दिया है कि बैलेंस शीट आप कैसे बनाना है। आपको जैसे आपको सुविधा लगे, जिस तरीके से जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे, वो बैलेंस शीट आप पार्टनरशिप में बना सकते हैं, लेकिन कंपनी में नहीं बना सकते। कंपनी ने आपको फॉर्मेट दिया है, आपको वर्टिकल फॉर्मेट दिया है, आपको ये बताया है कि आप पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी को दिखाओ, ठीक है, देन आप नीचे ही एसेट को दिखाओ, ठीक है। ये फॉर्मेट है वर्टिकल, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो टोटल योगफल होता है वो आपके एसेट के टोटल योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब सर ये इक्विटी क्या है? लायबिलिटी तो हमने पढ़ा है, लेकिन इक्विटी क्या है? तो आपने 11th में पढ़ा होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। बेसिक और शुरुआत यहीं से होता है। ये कह सकते हो कि अकाउंटिंग का ABCD यही है, ठीक है। तो आपने कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट पढ़ा, तो जो कैपिटल है वही इक्विटी है, ये पार्टनरशिप के एक्ट में, ठीक है। कंपनी में उसी कैपिटल को इक्विटी कहा जाता है, क्योंकि जो कैपिटल होते हैं वो शेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। कंपनी के जो कैपिटल होते हैं किस में? शेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। तो जो शेयर्स में डिवाइडेड होते हैं उसको इक्विटी कहते हैं। तो शेयर कैपिटल, जो कैपिटल आप यूज करते थे उसके जगह पर आप शेयर कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल के लिए 2 कॉलम बनाएंगे, लायबिलिटी के लिए 2 कॉलम बनाएंगे और एसेट के लिए 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। मतलब यह है कि जो हेड बनेगा वो इक्विटी के लिए 2, लायबिलिटी के लिए 2 और एसेट के लिए 2, कुल मिलाकर 6 हेड हमारे रहते हैं इस 2013 के कंपनी एक्ट में, ठीक है। तो 6 हेड में इक्विटी में 2 क्या है? तो इक्विटी में पहला है शेयर होल्डर फंड। मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। शेयर होल्डर्स फंड मतलब आपके जो शेयर होल्डर हैं उनका पैसा क्या है, ठीक है। तो उनके पैसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनका कैपिटल, और वो जो कमाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, जो उसका पैसा है, ठीक है, जो वो कमाते हैं, बेसिकली जो वो कमाते हैं, ठीक है, उसको दिखाएंगे। ये हो गया हमारा इक्विटी में, ठीक है। पहला हेड हो गया शेयर होल्डर फंड। मतलब आप कह सकते हो कि इक्विटी में हमको 2 दिखाना है। पहला शेयर होल्डर फंड हो गया, दूसरा हमको हमारे पास रहता है अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, ऐसा आप दिखाएंगे। लेकिन ये बेसिकली आपके यूज़ में नहीं है फिलहाल, ठीक है। एप्लीकेशन मनी जो आपका पेंडिंग है अलॉटमेंट पर, वो आपको बेसिकली यूज़ में नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शेयर होल्डर फंड के बारे में सोचें, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने शेयर होल्डर फंड का एक एग्जाम्पल भी आपको समझाया था, ठीक है, वो आप जरूर देखना। इसके अलावा लायबिलिटी के 2 पार्ट होंगे। लायबिलिटी के 2 पार्ट क्या होंगे? पहला होगा नॉन करेंट एसेट, ठीक है, दूसरा क्या होगा? अब इसमें भी कई सब पार्ट होंगे, जैसे जैसे हमको दिखेगा वैसे वैसे सेट करते चले जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा भाई मेरे करंट एसेट, ठीक है, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरा हो जाएगा करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसी तरीके से एसेट साइड में जब हम आएंगे तो एसेट साइड में भी 2 हेड होंगे। एक होगा नॉन करंट एसेट, दूसरा होगा करंट एसेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। आज हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप देखिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये हमारा जो 12th है, ये 12th के अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं हैं तो दिक्कत है, हमको समझने में दिक्कत होती है। तो समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझना है इसको, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है नहीं आपके बुक में, है ना, इसलिए जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसको फुल्ली आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझते जाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है आपके सामने है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। आपके पास जो दिया है फॉर्मेट, उसमें क्या क्या दिया है वो देखिए। आपको रोकर दिया है, मतलब कैश दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, डेब्टर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, स्टॉक, प्रीपेड, बिल्डिंग, गुडविल, etc सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब सब चीज़ को
विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम पहले फॉर्मेट ध्यान में रखेंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट करना। देखिए चीज़ें वहाँ मुश्किल हो जाती है जहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ तो कंपनी का एक्ट कहता है कि हमने जो फॉर्मेट दिया है उस पर आप सेट कर दो, आप बस सेट कर दो। तो इसके लिए फॉर्मेट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मेट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी एक्ट में 2013 में फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, आपकी इस बुक में भी दिया है, मेरे हाथ में डॉक्टर SK सिंह की बुक है, SVPD पब्लिकेशन की। इस बुक में भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। आप बुक जब पलटेंगे तो पीछे आप देखेंगे कि इसका फॉर्मेट दिया है, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आपको इससे एग्जाम्पल्स भी बनाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट आप देख लीजिएगा अपने बुक में भी, और हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ाया वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा क्या है कि हमको बनाना है बैलेंस शीट। क्या करना है हमको? बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोग बैलेंस शीट ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, कंपनी का नाम लिख दीजिए। ठीक है, नेम ऑफ कंपनी इसमें दिया है क्या? मून लिमिटेड। ठीक है, मून लिमिटेड, तो लिख दीजिए मून लिमिटेड। ठीक है, एज एट कब बना रहे हैं आप, कब बना रहे हैं वो दिखा दीजिए। डेट नहीं दिया है तो कोई भी डेट आप जब आपको सूटेबल लगे वो दे दीजिएगा। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि हमको बैलेंस शीट ऐसे बनानी है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, इस तरीके से फॉर्मेट हमको खींचना है। ठीक, एक हमको नोट नंबर डालने हैं। क्यों डालने हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया नोट नंबर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया भाई मेरे पार्टिकुलर। ठीक है, और अगर आपको 2 साल का बैलेंस शीट बनाना हो, ठीक है, जिसमें करंट ईयर और लास्ट ईयर का, तो आप यहाँ पर एक कॉलम और खींच लेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेगा। हम लोग नोट नंबर यहाँ से बनाएंगे, हम लोग नोट यहाँ पर करेंगे, इसको कहिए वर्किंग नोट। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कि सर ये वर्किंग नोट हम क्यों करते हैं? ठीक है, देखिए कंपनी एक्ट कहती है कि आप इसी में सारा डिटेल्स मत लिखो, जो मेन चीज़ है वो लिखो, बाकी डिटेल्स आप कहीं और लिख दो और उसका नंबर हमको दिखा देना कि यहाँ पर हमने लिख रखा है। ठीक है, सारा कचरा इसमें नहीं करना। जो सिंगल हेड की चीज़ें हैं वो आप डायरेक्ट डाल देना, लेकिन जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग शेयर कैपिटल की बात करते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है। ठीक है, हमको पूरा डिटेल दिखाना है कि हमारा शेयर इतने का अथॉरिटी मिला, इतना हमने इशू किया, इतना हमको मिल गया, इतना शेयर नहीं मिला, सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग करेंगे और यहाँ पर फाइनल अमाउंट डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो शुरुआत जो होगा, सबसे पहले हम सजाएंगे किसको? इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हम सजा रहे हैं। ठीक है भाई, ओके, पहला हम सजाएंगे, पहला हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी में। इक्विटी में 2 हेड आएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, कितने हेड आएंगे? 2 हेड आएंगे। पहला आएगा शेयर होल्डर फंड, तो हम लिख देंगे शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब ये शेयर होल्डर फंड के क्या है? शेयर होल्डर फंड के पास क्या होता है? तो जो शेयर होल्डर फंड है, मतलब जो शेयर धारक हैं, उनका क्या क्या रहता है बिजनेस में? तो उनका रहता है शेयर कैपिटल। ठीक है, हर हाल में रहेगा। जब तक शेयर कैपिटल नहीं रहेगा तब तक आप जो है बिल्कुल आपका शेयर होल्डर फंड आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसलिए शेयर होल्डर फंड के पास शेयर कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे पहला नोट में कि शेयर कैपिटल है कितना। ठीक है, ध्यान से समझना। तो शेयर कैपिटल आपको सीधा सीधा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा तो देखिएगा इक्विटी एंड शेयर कैपिटल आपको दिया है, इक्विटी शेयर दिया है और प्रेफरेंस शेयर दिया है। आपको 14% प्रेफरेंस शेयर दिया है। ठीक है, 14% प्रेफरेंस शेयर दिया है, 100 ईच के हिसाब से दिया है। तो आप 50,000 का प्रेफरेंस शेयर है, यहाँ लिख लीजिए 50,000। उसके बाद भाई मेरे इक्विटी शेयर दिया है 2 लाख का, इक्विटी शेयर 2 लाख का। ठीक है, 2,50,000। ठीक है, आप कहेंगे सर इस चीज़ को तो यहाँ भी लिख सकते थे। बिल्कुल नहीं लिखना है, यहाँ पर फाइनल चीज़ लिखना है। आपके पास 2 तरह का शेयर कैपिटल होता है।
ठीक है। अगर मान लो कि कभी इन केस आपको शेयर कैपिटल में सारे पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ एडगेट हो रहा है, तो वो भी कैलकुलेट यहीं पर कर दोगे, बिल्कुल कचरा हो जाएगा बैलेंस शीट। इसलिए जितना भी कचरा का काम है बाहर करेंगे, बाकी नोट नंबर डाल देंगे कि हमने यहाँ पर कर रखा है। तो ये नोट नंबर 1 हमारा जो फाइनल हुआ है वो है 2,50,000, ये मेरा शेयर कैपिटल फाइनल हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का। देखिए बहुत क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम रिजर्व एंड सरप्लस का भी दूसरा कॉलम बनाते हैं। इसमें बहुत सारे रिजर्व आपको दिखेंगे, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। कई बार आपके पास जो शुरुआती खर्चे हैं, प्रारंभिक व्यय है, उसको आप अपने कैपिटल रिजर्व से माइनस करके दिखा देना। क्योंकि आप देखिए शुरुआती खर्चे होते क्या है, तो शुरुआती खर्चे का मतलब यह है कि जब बिजनेस आप सेटअप कर रहे थे उस समय बहुत सारे खर्चे आपको लगे होंगे, लीगल चार्जेस आपके लगे होंगे, लाइसेंस का चार्ज आपको लगा होगा। ये सारे खर्चे आपके शुरुआती खर्चे हैं, बिजनेस शुरू भी नहीं हो और खर्चे हो गए, ठीक है। और आप इसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस नहीं कर सकते, वहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे चार्ज कर देंगे तो फिर तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं? बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं। बिजनेस से पहले जो खर्चे हुए हैं उसको आप कहाँ से एडजस्ट करेंगे? आपके पास अगर कैपिटल रिजर्व है तो आप वहाँ से माइनस कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो उसमें से खर्च कर लीजिए, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आइए सबसे पहले रिजर्व्स के कुछ आइटम देखते हैं। तो कैश आइटम नहीं, रिजर्व का भी रिसीवेबल, डेब्टर, मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी एसेट है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपका एसेट होता है, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये आपका। आपके पास अगर कैपिटल रिजर्व है तो जो शुरुआती खर्चे हैं आप वहाँ से पे कर सकते हो, ठीक है। बेस पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह सब कुछ हमने देख लिया। और देखते देखते हम जब नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और सरप्लस है, ठीक है। 3 चीज़ें हमारे पास है, एक कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और सरप्लस है। हमारे पास रिजर्व के 3 आइटम हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पर सेट कर दें या एक बार कैलकुलेट करके फिर यहाँ पर सेट करें? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा ये कचरा हो जाएगा, इस कचरे को यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। तो स्वाभाविक है, अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व है, एक बार कैपिटल रिजर्व की तरफ देखिए, यहाँ लिख दीजिए हेड में कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास कैपिटल रिजर्व नाम का एक रिजर्व है और हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना। तो आपके पास जो कैपिटल रिजर्व है भाई वो 50,000 है और आपके पास जो एक्सपेंसेस है ये भी 50,000 है। मतलब आपके कैपिटल रिजर्व 50,000 और ये एक्सपेंसिव 50,000 और ये क्या हो गया, माइनस होकर नील हो गया, ठीक है। आपके पास ये कैपिटल रिजर्व खत्म हो गया है, आपके पास नहीं है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपके पास क्या है, आपके पास है जनरल रिजर्व, ठीक है भाई। तो आप लिख दीजिए जनरल रिजर्व। तो इसमें से कुछ माइनस नहीं करना है, कोई लॉस नहीं है। जनरल रिजर्व आपके 50,000 है और 80,000 है और आपके पास सरप्लस जो है 20,000 है। यहाँ तक समझ गए होंगे? 1 लाख। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। 80,000 है और सरप्लस आपका 20,000, तो ये 1 लाख, ठीक है भाई। तो यहाँ आप क्या दिखा देंगे, ये नोट नंबर 2 से हम उठा के ले आए, 1 लाख यहाँ दिखा दें, ठीक है भाई। तीसरा जो शेयर कैपिटल में होता है, शेयर जो होता है वो फिलहाल आप यूज़ में नहीं लाएंगे। आपके बुक्स में क्वेश्चन जब आएंगे रेयरली ही रहते हैं, नहीं रहते हैं तो आप छोड़ ही देंगे। शेयर होल्डर फंड में बेसिकली 2 चीज़ें आपको याद रखना है, उसका कैपिटल कितना है। कैपिटल 2 तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस। अब ढूंढ कर वहाँ से उसको देख लेना और उसको इकट्ठा एक बार जोड़ कर कम्युलेटिव करके यहाँ पर लिख देना। दूसरा आप रिजर्व में सरप्लस देखना, जितने भी रिजर्व और सरप्लस के आइटम है आपके पास, अगर कैपिटल रिजर्व है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो इसको माइनस करके रिजर्व एंड सरप्लस सबको जोड़कर इकट्ठे यहाँ पर दिखा देना, ठीक है। अब हम सीधे आ जाते हैं शेयर होल्डर फंड के दूसरा एक आइटम होता है, दूसरा जो हेड होता है वो होता है शेयर पेंडिंग, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, ठीक है, अलॉटमेंट। मतलब ये है कि आपके एप्लीकेशन के मनी अलॉटमेंट पे पेंडिंग है, ये भी आपको रेयर दिखेगा।
और आपको इसमें डैश कर देना है क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा नहीं है। तो हमारे 2 हेड क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, सब हेड में आपको जो मिलेगा वो दिखा देना, नहीं मिलेगा छोड़ देना। ठीक है, सब हेड की बात है, लेकिन जो मेन हेड है वो आप दिखाकर ये लिख देना कि भाई यहाँ पर कोई आइटम हमको नहीं मिला जो शेयर अलॉटमेंट मनी पेंडिंग का है। अब पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। अब हम आ जाएंगे तीसरा। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी में। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब जो करंट नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहला आता है, सबसे बेसिक लायबिलिटी क्या होता है, किसी भी कंपनी का सबसे बेसिक लायबिलिटी होता है बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बहुत सारी कंपनियां अपने बिजनेस को चलाने के लिए लंबे समय के लिए कर्ज लेती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, मोस्टली आपको मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ठीक है। अब आप कहोगे सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है, तो जो आपका परसेंटेज वाला लोन है, वो आपका जो डिवेंचर है, वो ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 1-2 लोन आपको दिख रहा होगा, 13% डिवेंचर्स और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IFCI सिक्योर्ड लोन है। दोनों आपका लोन है, आप इन दोनों लोन को यहाँ पर शो कर दो। ठीक है, तो आप क्या करो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कॉलम खींच लो, इसका कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, एक तो आपको डिवेंचर है, मतलब यह है कि कैलकुलेशन भी साथ में हो रहा है और वर्किंग नोट भी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप समझने का अगर प्रयास करें तो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो 13% आपका डिवेंचर कितना है भाई, 1 लाख है, 1 लाख। और उसके बाद आपका जो लोन है 14% प्रेफरेंस लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन ऑलरेडी लिखा हुआ। ठीक है, फ्रॉम IFCI, भाई ये आपका 2 लाख है। ठीक है, बहुत आसान है, कुल मिला के 3 लाख। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टोटल, अब इसका वर्किंग नोट आप यहाँ पे डाल दो कि हमने ये कचरा 3 नंबर नोट में करा है। आपको अगर देखना हो तो देख लेना, नहीं देखना हो तो मत देखना। आप यकीन कर लो कि मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख का है। क्लियर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि सर इसमें दूसरा क्या आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स के बाद आपके पास और क्या क्या लोन दिख रहा है जो नॉन करेंट है, उसको हम कहाँ रख सकते हैं वो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कैश एक बार फिर सरसरी निगाह से हम देखेंगे। इस साइड में आपको कहीं कुछ दिख रहा है, बेस पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब सवाल ये उठता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, आप ज़्यादा दिन तक टैक्स का प्रोविजन आप रख नहीं सकते, वो आपका कर्ज तो है लेकिन वो शॉर्ट टर्म का कर्ज है। उसके अलावा वेजेज आउटस्टैंडिंग है उसको छोड़ देंगे, चूँकि आप मजदूरों का वेतन ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते। खर्च तो है लेकिन कर्ज तो है लेकिन ये शॉर्ट टर्म कर्ज है। उसके बाद आते हैं 13% लोन हो गया, सारे लोन हो गए। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पर प्रोविजन हम काटेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किस पर होता है, डाउटफुल डेब्ट्स होता है डेप्टरों पर। डेप्टरों के यहाँ हमारे पैसे डूबने के चांसेस रहते हैं तो हम लोग उसको डाउटफुल डेब्ट्स में रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म लोन है और कुछ हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए हम सब हेड को यहाँ छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तीसरा 4 नंबर में हम आ जाएंगे कहाँ भाई, करंट लायबिलिटी। ठीक है, एक बिजनेसमैन के लिए सबसे करंट लायबिलिटी क्या होता है, सबसे प्राथमिक चीज़ क्या होता है। तो सबसे प्राथमिक चीज़ होता है जब आप अपने जो बिजनेसमैन हैं जिनसे आप कर्ज लेते हो, ठीक है, और उससे कर्ज लेकर आप बिजनेस को चलाते हो, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेड पेबल। और आप अपने बिजनेसमैन का पैसा ज़्यादा दिनों तक रख नहीं सकते हो अपने खाते में, ठीक है, आपको उससे तुरंत पे करना होता है। तो सबसे पहला हेड आपको ढूंढना होगा ट्रेड पेबल, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो फिर हम सोचेंगे, ठीक है, फिर हम सोचेंगे कि उसको कहाँ रखा जाए। लेकिन सबसे पहले आप ट्रेड पेबल को ढूंढ लेना कि ट्रेड पेबल होना ही होना है, क्योंकि बिजनेस में बेसिक सा लोन है ये, ठीक है। अगर आप बिजनेस चलाते हो, कंपनी चलाते हो, तो ये बेसिक सा लोन है कि जो आपके व्यापारी हैं आप उनसे उधार सामान लोगे, सामान अपने कस्टमर को भले ना उधार दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उधारी का चक्कर हो सकता है। तो जो उधारी है वो क्रेडिटर्स है, बेस पेबल है, वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो भाई बेस पेबल है,
हमारे पास जो कर्ज दिख रहा है, आप क्वेश्चन पे देखिएगा, एक बिल्स पेबल दिख रहा होगा जो ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल का मतलब जो व्यापारियों को आपको पे करना है। बिल्स पेबल आप जानते हैं कि जब आपको बिल लिखा जाता है आपके ऊपर, जब आप माल उधार खरीदते हो, आप उसको प्रॉमिस करते हो लिखित रूप से कि हम ये पैसा लौटा देंगे, तुरंत लौटा देंगे, ठीक है, 1 साल के अंदर हम लौटा देंगे, तो वो क्या कहलाता है, वो एक तरह का ट्रेड पेबल है और करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहला जो हेड आएगा वो ट्रेड पेबल का आएगा, और उसमें हमें 2 तरह के ट्रेड पेबल को ढूंढना है, एक जो लिखित रूप से बिल्स पेबल है वो, दूसरा क्रेडिटर्स, ठीक है। दोनों एक ही है, लेकिन जब बिल्स लिखा जाता है तो वो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल के रूप में जाना जाता है, दोनों एक ही बात है, आप याद रखना। तो आपके पास यहाँ ट्रेड पेबल में 2 आइटम है, एक है क्रेडिटर्स, दूसरा है बिल्स पेबल। आप दोनों को जोड़ दीजिए। क्रेडिटर्स कितने का है, 1,80,000 और बिल्स पेबल 60,000, तो 1,80,000 और 60,000, 2,40,000, ठीक है। तो भाई ये 4 नंबर नोट से आप उठा लीजिए इसको, 2,40,000। अब इसके अलावा और कोई भी लोन आपको दिख रहा है जो आपको पे करना है, तो इसमें और भी आते हैं, जो जैसे प्रोविज़न आता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आता है, अदर लायबिलिटी आएंगे, ठीक है, अदर लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म लॉन्स, यहाँ देख लीजिए शॉर्ट टर्म लॉन्स, और लिखना है हमको, अगर दिख रहा है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आप कह सकते हो, और तीसरा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, चौथा अदर, अगर कुछ कर्ज आपको दिख रहा है, अदर लायबिलिटी, ये 4 हेड आते हैं, ठीक है। यही 4 हेड यहाँ भी आता है, यही 4 हेड यहाँ भी आता है, ठीक है। बाकी आप ध्यान से देख लीजिए। अब हमको जो मिलेगा हम उसका यहाँ पर सब हेड खींचकर उसको दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आ रहा है और कहाँ दिखाया जा सकता है। अब हमारे पास बिल्स पेबल हमने लिख दिया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्या ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किसका आइटम है, ध्यान से देखिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो आप लिख दीजिए कि ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। अब ध्यान से देखिए कि क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में और कोई प्रोविजन आपको दिख रहा है, तो उसको कैलकुलेट करके यहाँ डाल देंगे। अगर वो सिंगल आइटम है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम डाल देंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमको और कुछ दिख नहीं रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो आपको पता ही है कि डेप्टर से काटने हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन काटने हैं, चलिए तो छोड़ देते हैं इसको। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास सीधे 40,000 रुपया है, और यहाँ पर ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 यहाँ दिखा दीजिए। इसके लिए नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंगल आइटम है, अकेला आइटम को कहाँ हम ऐड करें, कहाँ जोड़ें, ठीक है भाई। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अब देखिए क्या आपने शॉर्ट टर्म में कोई कर्ज लिया है, मतलब कैश के रूप में कर्ज लिया है, नहीं, यहाँ कहीं पर हमको शॉर्ट टर्म लोन नहीं दिख रहा है जिसमें कैश के रूप में आपने कर्ज लिया हो, ठीक है। अब आता है तीसरा अदर लायबिलिटी का। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लायबिलिटी है जो न ट्रेडेबल है, न प्रोविजन है, न आपने कहीं से कर्ज लिया है, अदर कोई लायबिलिटी अगर दिख रहा है तो हमको इस क्वेश्चन में एक अदर लायबिलिटी दिख रहा है जिसका नाम है वेजेस आउटस्टैंडिंग। एक आइटम पे ध्यान से समझना और उसको पढ़ना, उसको रिपीट करना, तब जाकर कहीं आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है। तो अदर लायबिलिटी देखो, ये वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या है, आप कहोगे सर ये वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है क्या, एक्चुअली में क्या है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग आप देखिए, क्या ये ट्रेडेबल है, क्या ये व्यापारी का कर्जा है, नहीं है। क्या ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, क्या आपने प्रोविजन करके रखा, ये भी नहीं है। प्रोविजन का मतलब आपने करके रखा है, बाद में दे देंगे। अदर लायबिलिटी है, आपने इसको कर्ज के रूप में अपने मजदूरों का पैसा अभी तक नहीं पे किया है, आपको करना है और तुरंत पे करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वेजेज आउटस्टैंडिंग को, अच्छा इकलौता है ये, तो वेजेज आउटस्टैंडिंग को इकलौता हम ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है भाई। कितना है वेजेज आउटस्टैंडिंग, 20,000 रुपये, तो यहाँ हमने 20,000 लिख दिया, ठीक है। अब हम टोटल कर देंगे। टोटल में अब देखिए कितना हो रहा है, तो 2 लाख, 3 लाख, 3 6 लाख, 6 2 8 लाख हो गया इधर, 8 40 40 80 20 9 लाख, 9,50,000, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया लायबिलिटी साइड। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है।
बहुत आसान है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, देखो क्वेश्चन और कैसे सेट करते हैं। एक्चुअली में कंपनी का ये फाइनल अकाउंट है, कंपनी का ये बैलेंस शीट है, तो स्वाभाविक है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मेट का पूरा ख्याल रखना है कि क्या ये हमको मिल रहा है, क्या ये हमको मिल रहा है, क्या ये हमको मिल रहा है, क्या ये हमको मिल रहा है। इसमें भी हमको ट्रेड पेबल कहाँ मिल रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ मिल रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहाँ मिल रहा है, अदर लायबिलिटी कहाँ मिल रहा है। इसमें हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखना है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन देखना है, ये हमको नहीं मिला था इसलिए हमने छोड़ दिया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन इस टाइप का कुछ था नहीं हमारे इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने सब हेड को छोड़ दिया वहाँ पर, ठीक है। हमारे पास जो मेन हेड है हमने वो डाला है और यहाँ पर लिखकर कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर पूरा पोस्ट कर दिया। कुछ चीज़ें हमारे वर्किंग में आई है, कुछ चीज़ें हमारे पास, जैसे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल 2 था इसलिए हमने एक बार जोड़ के यहाँ लिख दिए। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास 3 दिन था, हमारे पास कैपिटल रिजर्व था जिसमें से हमने जो शुरुआती खर्च किया है उसको माइनस हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हमारा टोटल फाइनल होकर 1 लाख आया है। इसके बाद आते हैं ये वाला आइटम हमारे पास बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन में और मुश्किल है कि मिले, ठीक है, नहीं ही मिलेगा ये। नॉन करेंट लायबिलिटी में हम आ जाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ गए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होना है, देखिए एक बिजनेसमैन के लिए ये स्टार है, ये स्टार है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। आप लंबे समय के लिए कर्ज लेंगे, दूसरा व्यापारियों से उधार लेन देन होता ही रहेगा, ठीक है। आप ट्रेड क्रेडिट पेबल होगा ही, और ट्रेड पेबल 2 रूप में होता है, एक क्रेडिटर्स में और एक बिल्स पेबल में। आप ध्यान से देखना उस क्वेश्चन में क्या आपके पास दोनों है। अगर वो सिंगल आइटम है तो नोट नंबर देने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दो। अगर डबल आइटम है तो आप एक बार जोड़ कर दिखाओगे, इसलिए यहाँ पर आप नोट नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो इसको फिलहाल आप नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे एसेट साइड में। एसेट आपको जस्ट इसके नीचे खींचना, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा कर काम करेंगे, ठीक है। इसके नीचे खींचिए। एसेट ईजी होता है समझना, थोड़ा सा आपको लायबिलिटी साइड में समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान। एक क्वेश्चन इनफ है, अगर आप ढंग से इसको समझ लेते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप आसानी से आप इस क्वेश्चन के, इस बुक के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्किंग नोट में, एसेट साइड की तरफ। वर्किंग नोट भी बना देते हैं एसेट साइड का, ठीक है। और यहाँ अपना हम एसेट साइड लिख लेते हैं दूसरा। अब हम आगे दूसरे साइड में, एसेट साइड। एसेट में भी सबसे पहला जो हेड आएगा नॉन करेंट एसेट का। नॉन करेंट एसेट में सबसे पहला जो आएगा फिक्स्ड एसेट, ऐसे आपको याद रखना। फिक्स्ड एसेट में भी पहले आएगा टांजेबल, दूसरा आएगा इनटांजिबल। कम से कम ये दोनों आपको दिखाने हैं, ठीक है। और हम टांजिबल और इनटांजिबल का कैलकुलेशन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? हम टांजिबल और इनटांजिबल का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। और हमारे पास टांजिबल और इनटांजिबल दोनों हो सकते हैं। ध्यान से देखते हैं हमारे पास टांजिबल फिक्स्ड एसेट क्या है, तो कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, ये सब संपत्ति नहीं है। ये हमारी फिक्स एसेट नहीं है, ये एसेट है लेकिन ये करंट एसेट में आता है, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट टर्म में आप कैश में तब्दील कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा समझना है कि कैश हमारा शॉर्ट टर्म एसेट है, मतलब करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट है, डेब्टर भी करंट एसेट है। जिस तरीके से आप कर्ज देते हो व्यापार में, उसी तरीके से जिस तरीके से आप उधार माल खरीदते हो व्यापार में, उसी तरीके से कई बार आप अपने कस्टमर को उधार माल बेचते हो। तो जिनसे आप माल उधार खरीदते हो उसको क्रेडिटर्स कहते हैं, और जिनको आप उधार माल बेचते हो उनको डेब्टर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डेब्टर्स कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगर आप उधार माल बेचते हो तो उसको डेब्टर्स कहते हैं, और उधार माल खरीदते हो तो उसको क्रेडिटर्स कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो फटाफट से इसको क्लियर करते हैं, आइए देखते हैं। तो टांजिबल इनटांजिबल में आपको क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फिक्स एसेट का, आप नॉन करेंट एसेट का आप कर रहे हो कैलकुलेशन, जिसमें पहला फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट में आप कर रहे हो टांजिबल एसेट का कैलकुलेशन। टांजिबल का मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। तो इसमें आपको लैंड दिख रहा है, लैंड आप लिख लीजिए। वो कितना है भाई? तो लैंड है आपका 2 लाख का, तो यहाँ हमने 2 लाख कर दिया। बिल्डिंग है, लेकिन भाई मेरे बिल्डिंग पे क्या है, आपका डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन हम काट देंगे बिल्डिंग पे, ठीक है। बिल्डिंग पे हम डिप्रिसिएशन काटेंगे। बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन दिया था 1 लाख, और बिल्डिंग है हमारा 3 लाख का, ठीक है। तो 2 लाख 3 लाख का बिल्डिंग है, और 3 लाख में हम क्या करेंगे, 1 लाख हम
माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, और देखते हैं कि और कोई आपका कर्ज एसेट है क्या ना। टांजिबल फिक्स एसेट आपको क्या ढूंढना है, टांजिबल फिक्स एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ETC, मोटर कार, ये सब टांजिबल फिक्स एसेट की गिनती में आता है, जो आपके समय लंबे समय तक आपको सर्विस देते हैं। ठीक है, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिख गया, लैंड एंड बिल्डिंग आपने दिखा दिया, बाकी कुछ हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 4 लाख हो गया। इनटैंजिबल में एक ही सिंगल आइटम है, गुडविल। ठीक है, इसलिए इसके लिए वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे गुडविल लिख दो यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये नोट नंबर हम ले आ रहे हैं, शायद ये चौथा था ना, ये 5वां नोट हो जाएगा। चेक कर लेना सीरियल नंबर थोड़ा, है ना, वो चौथा था, 4th नंबर का था या 5th नंबर का होगा। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना वो हमने क्या लिखा था, ध्यान में नहीं है। और इनटैंजिबल में ओनली गुडविल है, तो इसलिए हम लोग, इनटैंजिबल क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो लंबे समय तक रहता है। जैसे आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है, गुडविल है, पेटेंट है, ये सब लंबे समय तक आपके साथ रहता है, इसलिए हम उसको इनटैंजिबल फिक्स एसेट कहते हैं। ठीक है, इनटैंजिबल फिक्स एसेट में हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब हमारे पास एक ही आइटम है, ठीक है, तो इसलिए हम नोट नंबर बनाएंगे नहीं, सीधे दिखा देंगे। ठीक है भाई, हो गया ये। अब हम आते हैं इसका जो एसेट वाला पार्ट है, जो नॉन करेंट एसेट है, इसमें दूसरा आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कई बार जब आपके पास पैसे रहते हैं और आपको यूज़ नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मार्केट में। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पर एक सिंगल इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, आपने मार्केट में कुछ पैसे सिक्योरिटी में लगा रखे हैं, इसलिए इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, नोट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं, सीधे 20,000 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो ये हो गया आपका नॉन करेंट एसेट में, एक होता है फिक्स एसेट, दूसरा होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसलिए ये दोनों को ध्यान में रखना है, और इसके अंदर में फिक्स एसेट में टांजिबल और इनटांजिबल ध्यान में रखना है। टांजिबल को ढूंढना है, जोड़ के लिख देना है, इनटांजिबल को ढूंढना है, अगर 2-4 है तो जोड़ लेना है, अगर अकेले है तो ऐसे लिख देना है। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ध्यान से रखना है, इसमें नॉन करेंट एसेट में एक और इस 2 को ध्यान में रखना है। अब आएंगे हम लोग दूसरा नॉन करेंट एसेट में, ध्यान से देखिए, 4 हमने वहाँ देखा था लायबिलिटी साइड में, 4 हमने वहाँ सेट किया, 2 यहाँ सेट कर रहे हैं। तो करेंट एसेट में हम लोग आ जाएंगे, तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे तो होता है ट्रेड रिसीवेबल, सबसे बड़ी संपत्ति होती है इसकी। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, जिस तरीके से ट्रेड पेबल था वहाँ, उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल होगा यहाँ। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल में आप ध्यान से देखिए, 5वां होगा, 6ठा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल का कैलकुलेशन ध्यान देख के करिएगा। तो इसमें क्या क्या आता है, डेब्टर आता है और बिल्स रिसीवेबल आता है। तो आपके इस क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल का आपको पास बिल्स रिसीवेबल का आइटम दिया हुआ है, वैल्यू दिया है 30,000 रुपया, तो हमने 30,000 यहाँ लिख दिए। उसके बाद भाई मेरे डेब्टर दिया है, तो डेब्टर, और इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है। ठीक है, तो इसमें डेब्टर्स में 10,000 रुपया डेब्टर है, कितने का, तो डेब्टर है भाई 1 लाख का, और 1 लाख में डेब्टर में 1 लाख में कितना डिप्रिसिएशन है, 10,000 रुपया। तो 1 लाख में 10,000 डिप्रिसिएशन है, मतलब 90,000 है। तो टोटल आपका ट्रेड रिसीवेबल है 1,20,000 का, ध्यान से देखिए। तो 1,20,000 आप यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ डाल दीजिए कि हमने 6 नंबर, नोट नंबर 6 पर आप देखिए, अगर आपको बहुत डिटेल चाहिए तो बाकी आप यकीन कर लीजिए कि मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं सर, और जो कर्जे संपत्ति आपको दिखेगा वो सीधे लिख दीजिए। आपके पास इन्वेंटरी स्टॉक है, इन्वेंटरी का आइटम या स्टॉक, ये आपको दिया हुआ है। जो जो अब बच गया है आपका करेंट एसेट, वो आप लिख दीजिए 1,10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास संपत्ति कैसे होती है, जब आप प्रीपेड करके रखते हो तो वो पैसे आपके पास बच जाते हैं, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप संपत्ति के रूप में दिखाते हो, 50,000 रुपये यहाँ दिखा दिया हमने। उसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है, कैश है बस, डी नंबर में यहाँ कैश दिखा दीजिए। ठीक है, 50,000 रुपये। ठीक है भाई, उसके बाद अब कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें हमने दिखा दिया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बेसिस आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, डिवेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर,
ठीक है, सब चीज़ हमने दिखा दी, बाकी अब कुछ बचा नहीं, ठीक है ना। अब हम सीधे ऐड करके देख लेते हैं क्या हमारा जो 9,50,000 आया था लायबिलिटी साइड में, या यहाँ भी 9,50,000 आ रहा है क्या, तो ये हो गया 4 लाख, 4 दूनी 6 लाख, 6 एक 7 लाख, एक 8 लाख, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 लाख, ठीक है ना। और ये गुडविल 2 लाख का है या 20,000 का, 1 मिनट, छः लाख, हाँ सही, ठीक है ना। तो ये 9,20,000 रुपया, 50,000 हमारा कैलकुलेट टोटल, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ इस पर प्रैक्टिस करना है। एक एक चीज़ों पर ध्यान रखना होगा कि ये ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ इसमें जब हम जाएंगे, जब हम करेंट एसेट नॉन करेंट एसेट में जाएंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट में 2 एसेट ढूंढेंगे, टांजिबल और इनटांजिबल दोनों। टांजिबल में बहुत सारी चीज़ें जो आपको टच कर सकते हैं और फिक्स है उसको जोड़ के यहाँ दिखा देंगे, अगर डिप्रिसिएशन है तो उसको माइनस करके उसको फाइनल दिखाएंगे। जैसे मान लो कि 3 लाख का बिल्डिंग है, इसमें 1 लाख का डिप्रिसिएशन कहता है, तो भाई ये 2 लाख के हुए ना, और लैंड आपका 2 लाख का, तो 2 लाख 4 लाख का हो गया ये संपत्ति, ठीक है। इनटेंजिबल में आपके पास मात्र गुडविल दिख रहा है तो यहाँ दिखाइए। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में अगर जाएंगे, इस कॉलम को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखिए और ढूंढिए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको है मार्केट में आपने कुछ पैसे सिक्योरिटी में रख रखा है, तो ये लंबे समय के लिए लोग रखता है, तो ये 20,000 होगा। अब जब करेंट एसेट्स में जाएंगे तो आप ट्रेड रिसीवेबल सबसे पहले ढूंढ लीजिए, बाकी जो बचेगा सबको एज वाइज उतारते चले जाइए, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में विशेष ध्यान रखना है कि बिल्स रिसीवेबल और डेप्टर दोनों ट्रेड रिसीवेबल का आइटम है। ट्रेड पेबल में जब आप जाइएगा तो आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों ट्रेड पेबल का आइटम है, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। तो ये बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये विशेष क्वेश्चन है, और इस विशेष क्वेश्चन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और प्रैक्टिस करना है। आपके पास ये बुक तो होगा ही, ये बुक है हमारे हाथ में, देख लीजिए, इसी बुक को फॉलो करना है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्पेशली जो हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो विशेष रूप से जुड़े रहिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मन लगता रहेगा हमारा भी। बाय बाय, टेक केयर।